अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास आज से पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर शुरू हुआ है और ये 2 रोज़ जारी रहेगा। कल भी इसकी कार्रवाई जारी रहेगी और कल पाकिस्तान का कौमी दिन भी है 23 मार्च। तो 23 मार्च को पाकिस्तान मिलिट्री की परेड होती है, उसमें भी मुस्लिम मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो शरीक होंगे। एक ज़बरदस्त पावर शो करने जा रहा है बाय द वे पाकिस्तान इस परेड के अंदर। इस मीटिंग की ख़ास बात यह है कि रूस तो पहले ही ओआईसी का हिस्सा है परमानेंटली, मतलब वो मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क तो नहीं है लेकिन वहाँ पर एक ठीक ठाक मुसलमानों की तादाद है, तो रूस वहाँ पर ऑब्जर्वर की हैसियत रखता है ओआईसी के अंदर। लेकिन चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर था वो इस मीटिंग का गेस्ट ऑफ ऑनर है। अब आज कुछ घंटे पहले तक की जो कार्रवाई हुई है इस ग्रुप की, इसके अंदर 3 बातों पे मुस्लिम दुनिया की मजमूई सपोर्ट नज़र आई, यानी वो इन 3 बातों पे मुत्तफिक हैं मुस्लिम वर्ल्ड एज अ होल। एक तो फ़लस्तीन के इशू के लिए ओआईसी एक पेज पे नज़र आई है। सऊदी से लेकर सेंट्रल एशिया वालों तक सारे जो मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए और चाइना ने इसकी सपोर्ट की है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसकी सपोर्ट करते हैं कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए। वैसे आज तक इस ऑब्जेक्टिव के हुसूल में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका रहा है। अमेरिका की ही तरफ से हथियार और हर तरह की सपोर्ट इसराइल को मिलती रही है। आप देखें ना, अभी 1-2 साल पहले क्या हुआ है, ट्रंप ने देखें हरकतें क्या की हैं। यरूशलेम ऐसे ही उठा के फ्री में उठा के दे दिया उनको, फ्री में ऐसे ही। अमेरिका को कुछ नहीं दिया इसराइल ने, लेकिन इन्होंने ऐसे ही उठा के दे दिया। और फिर ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स लेकर आए थे और डील ऑफ द सेंचुरी लेकर आए थे। डील ऑफ द सेंचुरी में तो फ़लस्तीन के इशू का वजूद ही ख़त्म करने के चक्कर में था ट्रंप, मतलब फ़लस्तीनियों को पता नहीं कितने अरब डॉलर देकर और इस इशू से ही गिव अप करने का उनको एक प्रयास किया ट्रंप ने, लेकिन फेल हुआ। तो सबसे बड़ा रोड़ा इस इशू के हल के लिए अमेरिका रहा है फ़लस्तीन के इशू में। मतलब आप देखिए हर तरह की सपोर्ट, हथियार हर तरह के इजराइल को मिलते रहे हैं अमेरिका के जानिब से। इसीलिए आप देखें कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो पब्लिक पल्स हैं वो चाइना की तरफ आपको मिलते हैं, अमेरिका की तरफ नहीं मिलते। अमेरिका ने बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजिक ब्लंडर किया है। ये जो मुस्लिम वर्ल्ड को 20-25 साल से ख़ास तौर पर उसने अपने खिलाफ लगा के रखा हुआ है ना, तो ये अब चीज़ें हर्ट कर रही हैं अमेरिका को। दूसरा, इस इजलास के अंदर अफगानिस्तान को रीस्टेब्लिश करने के लिए एक ओआईसी का सपोर्ट फंड कायम कर दिया गया है। वहाँ पर मुस्लिम जो दुनिया है वो पैसे जमा करेगी अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, अफ़गानिस्तान की फाइनेंशियल हेल्प के लिए ये फ़ंड कायम किया गया है। तीसरा, एक और बड़ा अहम जो चीज़ नज़र आई है इसके अंदर, उसमें भी कंसेंसस नज़र आए हैं, वो है कश्मीर इशू। कई फॉरेन मिनिस्टर्स ने और कई मुल्कों के नुमाइंदों ने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीर के इशू के सेटलमेंट की बात की है। अच्छा, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इस पे भी कहा है कि हम ओआईसी की जो करारदादें हैं उनके तहत कश्मीर के इशू के सेटलमेंट के हक़ में हैं। ओआईसी की करारदादें यही हैं कि इंडिया की फ़ौजें निकलें उधर से और एक रेफरेंडम हो और कश्मीरी जिसके साथ जाना चाहें उसके हक में वोट डालें, उनकी मर्जी है, जिधर भी वो जाना चाहते हैं, इट्स अप टू देम। तो ओआईसी के साथ चाइना ने भी खुल के इस बात का इजहार कर दिया है कि वो जो ओआईसी चाहता है चाइना वही चाहता है कश्मीर के हवाले से। अच्छा, सिर्फ ओआईसी ने, यूएन की भी रेजोल्यूशन है इस पर, यूएन की भी इस पर रेजोल्यूशन हैं कि एक वोटिंग होगी जिसमें कश्मीर के लोग ही वोट डालेंगे कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए मोदी जी की जानिब से ये जो 5 अगस्त 2019 को डेढ़ होशियारी दिखाई गई ना कि कश्मीर को इंडिया के साथ एनेक्स करके मर्ज करके हम बाहर से हिंदुत्व के गुंडे लाकर डेमोग्राफी यहाँ की तब्दील करेंगे कश्मीर की। इस पे आज इमरान खान ने ओआईसी में कहा है कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये जो कुछ भी इंडिया वाले कर रहे हैं ना वहाँ पर मोदी सरकार, वो वार क्राइम कर रहे हैं। जेनेवा कन्वेंशन के तहत किसी भी ऑक्यूपाइड इलाके की डेमोग्राफी को तब्दील करना वॉर क्राइम है। नाउ इक्वेशन ये बन रही है कि लद्दाख स्टैंड ऑफ की वजह से और मोदी साहब की 2019 के अंदर जो उन्होंने गलत फैसला किया आर्टिकल 370 वाला, इसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान की एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन तो बनी हुई थी पहले ही इन दोनों रीजन्स पे, जिनका बॉर्डर वैसे भी साथ में मिलता है लद्दाख का और कश्मीर का। लेकिन अब चाइना अपना डिप्लोमेटिक असर भी दूसरे मुल्कों पे यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है कश्मीर के इशू के लिए। इसीलिए मुस्लिम मुल्कों के अंदर पहले से ज़्यादा आवाज़ें आपको नज़र आ रही हैं कश्मीर पे। तो इस इशू का जो स्कोप है वो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ गया है आलमी सतह पे, और ये इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल इशू के बजाय फ़लस्तीन की तरह एक मुस्लिम इशू बन चुका है। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि हिंदुत्व के गुंडे अब 2 नंबरी पे उतर आए हैं। डेमोग्राफी की तब्दील करने वाली अटैम्प्ट और ये सारी जो हरकतें हैं ये 2 नंबरी है।
तो चाइना पाकिस्तान का इंक्रीज्ड प्रेशर अलॉन्ग विद मुस्लिम वर्ल्ड और ऊपर से यूक्रेन वाली जंग के बाद हुआ यह है कि रूस और अमेरिका के बीच इंडिया का यूं फंस जाना कि दोनों ही मुल्क जो है वो इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं कि अपनी पोजीशन क्लियर करें, लेकिन इंडिया कर नहीं पा रहा है। मिलिटरली इंडिया रूस के साथ रहा है, बड़े ही डीप उनके रिलेशंस रहे हैं और इसके भी हिस्टोरिकल रीजंस हैं। असल में हुआ यह है कि पहले रशिया की जगह पे हुआ करता था सोवियत यूनियन और पाकिस्तान जो था वो एंटी सोवियत यूनियन हुआ करता था, अमेरिका की साइड पे हुआ करता था। तो इंडिया एज अ रिजल्ट अपने सारे हथियार खरीदता था सोवियत यूनियन से इस उम्मीद पे कि भाई ये तो एंटी पाकिस्तान है ना, तो इनसे हथियार लेना तो सेफ है, ये हथियार तो पाकिस्तान के पास नहीं होंगे। अगर हम अमेरिका से हथियार लेते हैं तो वो हथियार तो पाकिस्तान के पास होते हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने अपनी सारी की सारी जो हथियारों की इन्वेंट्री थी 86% से ज़्यादा वहाँ के जो इंडिया के हथियार आज भी उनकी इन्वेंट्री में है वो मेड इन रशिया है। एज अ रिजल्ट अब जिस तरह से देखें हो ये रहा है कि जैसे नोकिया की फ़ोन हो ना किसी के पास और उसका कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो उसमें वो सैमसंग का औजार नहीं डाल सकता ना, टेक्निकल बात है, नहीं डाल सकता। इसी तरह से मेड इन रशिया कोई इक्विपमेंट है तो उसके अंदर मेड इन अमेरिका पुर्जा नहीं पड़ सकता है, ये प्रॉब्लम है। लिहाजा मेंटेनेंस के लिए या इवन नए हथियार खरीदने के लिए भी इंडिया को रूस की हेल्प चाहिए, अमेरिका हेल्प नहीं कर सकता। इसीलिए वो रूस के खिलाफ जा नहीं सकते और रूस है मुकम्मल तौर पर चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक में। तो ये इंडिया के लिए बड़ा मसला क्रिएट हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तब भी इमरान खान वहाँ पर मॉस्को के अंदर मौजूद था। जब जंग शुरू हुई है ना तब ये वहाँ पर मॉस्को में थे। तो आपको क्या लगता है वैसे कि क्या ये इत्तेफाक था? इट वॉज अ सिग्नल बेसिकली फॉर अमेरिका कि हम यहाँ होंगे, इधर ही होंगे, ईस्टर्न यूरोप के अंदर होंगे और आप हमें उस फ्रंट पे, सेंट्रल एशिया वाले फ्रंट पे इंगेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ है। ये बेसिकली दिखाना चाह रहे थे पुतिन। कजाकिस्तान में आप देखें ना, जब ये जंग हुई है यूक्रेन की, उससे कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, कजाकिस्तान में क्या हुआ, बड़ी प्रॉपर अटेम्प्ट हुई ना कजाकिस्तान के अंदर रशिया को इंगेज करने की अटेम्प्ट हुई ना, अमेरिका ने की लेकिन फेल हुई अटेम्प्ट। यूक्रेन की जंग से पहले वहाँ पर यह हुआ था लेकिन बात बनी नहीं। और ये याद रहे, इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह अफगानिस्तान का ऑपरेशन पाकिस्तानी पोर्ट्स और पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल किए बिना चल नहीं सकता था, वैसे ही सेंट्रल एशिया के किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी CIA का प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मर्जी के बिना चल नहीं सकता क्योंकि ये सारे लैंड लॉक्ड हैं। अमेरिका के पास कोई एक्सेस नहीं है, इनके ऊपर से पूरा रशिया है, नीचे से जो इनका रास्ता जा रहा है ये पाकिस्तान की तरफ से जाता है रास्ता। और पाकिस्तान की अगर यहाँ पे हिमायत हासिल ना हो तो कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर CIA अगर नहीं चल सकता। लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ है ना, हथियार वहाँ पर इस तरह से आसानी के साथ आ सकते हैं ना कुछ और हो सकता है। यानी पुतिन अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था इमरान खान को वहाँ पर रख के, और फिर उस वक्त उसने जंग शुरू की है। वो बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ अमेरिका को दिखाना चाहता था कि मुझे अपने दूसरे बॉर्डर्स पर कोई मसला नहीं है, आपके सारे जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं वही इंगेज होंगे यूक्रेन वाली जंग में, मैं सेंट्रल एशिया में इंगेज नहीं होऊंगा। इमरान खान इधर खड़ा हुआ है ना। मुस्लिम वर्ल्ड की अक्सरियत इधर है चाइना की साइड पे, रूस भी इसी ब्लॉक में है, लेकिन इंडिया अकेला खड़ा हुआ है अमेरिका के साथ। अब ऐसे में वो जो मैंने बात की कि रूसी हथियार और उनके स्पेयर पार्ट्स के बिना इंडिया चाइना को तो छोड़े ना, पाकिस्तान से भी नहीं लड़ सकता। लिहाजा ऐसे में ये जो मोदी साहब ने अमेरिका की तरफ टिल्ट किया था 2016 से लेकर 2020 तक खास तौर पर, इसकी रीपोजिशनिंग तो तय बात है, इंडिया ट्रैप हो चुका है ना। अब वो इसको नाच नाच के करें या रो रो के करें, ये बीजेपी का मसला है। स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग एक नेसेसिटी बन चुकी है इंडिया की। अब इस रीपोजिशनिंग के कुछ सिग्नल्स भी मैं आपको दिखा दूं कि क्या सिग्नल्स नजर आ रहे हैं जिसको देख के ये महसूस हो रहा है कि इंडिया रीपोजिशनिंग के चक्कर में है। एक तो इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने हालिया बयान दिया है ताज़ा, उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम CRPF को हटाएंगे कश्मीर से और इंडियन नॉर्थ ईस्ट से। नाउ दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, ये बड़ा ही स्टेटमेंट था, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड अननोटिस्ड गया है गोदी मीडिया के अंदर। देखें, CRPF इंडिया की एक फोर्स है और 60,000 से ज़्यादा CRPF खाली कश्मीर के अंदर इनके जवान डिप्लॉयड हैं, खाली कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर से फोर्सेस कम करने का सिग्नल दिया है इंडिया ने, और वो भी आपको टॉप लेवल पे, हिंदुत्व की जो सरकार है उनके टॉप लेवल का होम मिनिस्टर कह रहा है कि हम कम करेंगे फोर्सेस। इससे ज़रा पहले आप आ जाएं, इंडियन आर्मी चीफ खुद कह चुका है कि हम सियाचिन से, लद्दाख का वो हिस्सा है सियाचिन जहां पर पाकिस्तान का क्लेम है, पूरे लद्दाख पर चाइना का क्लेम नहीं, सियाचिन पे पाकिस्तान का क्लेम है। तो इंडियन आर्मी चीफ कह चुका है कि हम सियाचिन से फौजियां हटाने को तैयार हैं। पहले उन्होंने भी डीमिलिटराइजेशन का सिग्नल दिया था,
हालांकि इससे पहले इंडिया का ट्रेडिशनली ये मौक़िफ़ रहा है कि कुछ भी हो जाए हम सियाचिन से फौजें नहीं हटाएंगे। इसके लिए वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है कि हम सियाचिन ग्लेशियर से फौजें पीछे कर दें तो पाकिस्तान ऊपर नहीं आएगा, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हटाएंगे। अलबत्ता मैंने तब भी कह दिया था कि पाकिस्तान इस ऑफ़र पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इंडिया जो है ना वो वैसे ही ट्रैप्ड है सियाचिन पे। जब भी चाइना या पाकिस्तान चाहेगा ये सियाचिन उनसे ले सकते हैं। इसकी वजह ये कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर वाली साइड पे चाइनीज़ हैं, उनकी फौजें बैठी हुई हैं, नीचे वाली साइड पे पाकिस्तानी हैं। ज़रा सा चाइनीज़ आगे आएंगे, ज़रा सा पाकिस्तानी आगे आएंगे तो बीच में ये ट्रैप हो सकते हैं। तो ये इलाका वैसे ही इंडिया खो सकता है अगर ये चाहें तो। चाइनीज़ और पाकिस्तानी आज भी चाहें तो आज भी ले सकते हैं। तो इस पर किसी किस्म की ऑफ़र को वो कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, कश्मीर पर कोई बात होती है तो उस पर ज़रूर पाकिस्तान इंटरेस्टेड होगा। मैंने कुछ अर्सा पहले ये बात की थी। तो अब वही हो रहा है कि इंडियन होम मिनिस्टर ये लॉलीपॉप दे रहा है पाकिस्तान को कि हम अपने ट्रूप्स कम कर सकते हैं। सिर्फ कश्मीर नहीं, नॉर्थ ईस्ट उसकी भी बात हुई है, नॉर्थ ईस्ट पे भी। यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों का एंगल आपको यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। क्योंकि देखें, नॉर्थ ईस्ट चाइना का सब्जेक्ट है, वहाँ से फौजें हटाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ कश्मीर से फौजें हटाने की बात नहीं, दोनों को एंगेज कर रहे हैं। तो वो जो भक्त हजरात पूछ रहे थे मुझसे कि इमरान खान ने चंद रोज़ पहले तारीफ क्यों की है इंडियन फॉरेन रिलेशंस की, क्योंकि भाई इमरान खान को स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग नज़र आ रही है। आपको नज़र नहीं आ रही, उसको नज़र आ रही है। इंडिया वही कुछ तो कर रहा है जो कि पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं। अब देखें तो सही, वही कुछ हो रहा है। यूक्रेन वाला इशू आप उठा के देख लें, इवन क्वाड में बैठकर भी इंडिया अगेंस्ट चाइना नहीं जा रहा है, वहाँ से स्टांस नहीं ले रहा है। बल्कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने तो ये भी कह दिया हुआ है कि क्वाड में हम इसीलिए चाइना का नाम नहीं लेते क्योंकि इंडिया हमें मना कर रहा होता है। हालिया जापानी प्राइम मिनिस्टर के दौरे पर भी आप देखें कि एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा मोदी ने जो कि अमेरिका को खुश करे और रशिया और चाइनीज़ जो हैं वो उससे नाराज़ हों, ऐसा एक लफ्ज़ भी उन्होंने नहीं बोला। हालांकि जापान का जो पीएम है इसने $42 अरब की लॉलीपॉप भी ऑफ़र की, लेकिन नहीं, मोदी साहब का एक लफ्ज़ नहीं निकला इस हवाले से। बाइडेन ने कहा है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने अभी 1-2 रोज़ पहले कहा है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर के लिए उन्होंने कहा था कि 6 करोड़ इंसानों ने कुर्बानी दी थी। अलबत्ता यूएस का प्रेशर इंडिया पे आने वाला है। ये जो रीपोजिशनिंग की अटैम्प्ट हो रही है इंडिया के अंदर, इस पे अमेरिका का प्रेशर आना अभी बाकी है और अमेरिका के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस हवाले से इंडिया आने वाले हैं। अगले 1-2 रोज़ में इंडिया आने वाले हैं और मोदी सरकार की उन्होंने क्लास लेनी है। अब देखना ये है कि इंडिया कैसे इनको हैंडल करता है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि एक रीपोजिशनिंग नज़र आ रही है कई फ्रंट्स पे इंडिया की जानिब से। सिर्फ रशिया वाले फ्रंट पे नहीं, चाइना और पाकिस्तान वाले फ्रंट पे भी नज़र आ रही हैं और इसके सिग्नल्स भी नज़र आ रहे हैं। वो अपनी फोर्सेस कम करने की भी बातें कर रहे हैं और फॉरेन अफेयर्स जो है इंडिया के, वहाँ पर भी आप देखें वही लाइन ली जा रही है जो कि चाइना और पाकिस्तान की लाइन है। सेम आपको चीज़ें नज़र आती हैं। यूएन के अंदर वोटिंग का जो पैटर्न रहा है हालिया कुछ रिजोल्यूशंस में, वो वही रहा है इंडिया का जो कि चाइना और पाकिस्तान का रहा है। तो एक रीपोजिशनिंग नज़र आ रही है क्लियरली। देखना ये कि इंडिया किस हद तक अमेरिका का प्रेशर सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि प्रेशर आना अमेरिका की तरफ से तय है। ये जो रीपोजिशनिंग है ये परमानेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस इंडिया ऐसा ही जाएगा, इस तरह नहीं है। अभी वहाँ से जब प्रेशर आएगा ना वाशिंगटन वाले बाबा से, तो फिर देखते हैं कि इंडिया का फिर पता चलेगा कि इंडिया कहाँ जा रहा है असल में। इस वक्त बड़ा ही एक यूँ समझें कि अनक्लियर किस्म की फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाके वो किस रुख पे जाएगी। लेकिन इस वक्त तक रीपोजिशनिंग हो रही है। अमेरिका के प्रेशर के बाद क्या सिचुएशन निकलती है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा।